हेलो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग न्यूरोलॉजी की पार्ट 16 के अंदर एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। इसको एक और नाम से भी जानते हैं लिटिल्स डिजीज़। क्या होती है ये डिजीज़, क्या इसका मैनेजमेंट होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी सभी वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है? सेरेब्रल पाल्सी को हम दो नाम से और जानते हैं, सेरेब्रल पैरालिसिस या फिर लिटिल्स डिजीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था विलियम जॉन लिटिल ने 1960 में। तो उसके नाम के अकॉर्डिंग इसको लिटिल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये डिजीज़ होती क्या एक्चुअल में? तो एक कॉन्जेनाइटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस भी, यहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे भी ये डैमेज हो सकता है ब्रेन के अंदर, जो कि पैरालिसिस कोज कर सकता है। और ये होता क्या है? मोटर फंक्शन डिसऑर्डर होता है, यानी मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं इसके अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। और ये नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इट मीन्स जितना बर्थ के टाइम पे इसमें वर्सनिंग रहेगी उतना ही लीजन वहाँ पर ब्रेन में रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन क्यूरेबल है और नॉन वर्सनिंग डिजीज़ है। इंपॉर्टेंट पार्ट इस डिजीज़ का हमें ये याद रखना है कि नॉन क्यूरेबल मतलब इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ओनली सिम्टोमेटिक, इनके सिम्टम्स जो होते हैं उनको इम्प्रूव करना यहाँ पर रहता है। और नॉन वर्सनिंग का मतलब और ज़्यादा ये वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोजेज या एटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू इसका कोज होता है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे इंट्रापार्टम एस्फाइक्सिया, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना। उसका कारण है कि जो फीटस होता है उसकी नेक के चारों तरफ अम्बिलिकल कॉर्ड उसको कवर कर लेना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाना ब्रेन टिश्यू के अंदर। जैसे और अदर एग्जांपल एक डिजीज़ होती है प्रीएक्लेम्पसिया, जिसमें हाइपरटेंशन हो जाता है, तो ये भी एक डिजीज़ है, ओबेसी का इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डायबिटीज़, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, लंबा डिलीवरी प्रोसेस होना, टेरेटोजेनिसिटी यानी कुछ ऐसी ड्रग्स को कंज्यूम करना जो कि फीटस को हार्म कर सके, वो टेरेटोजेनिसिटी कहलाती है। लो बर्थ वेट या प्री मैच्योर बेबी हो तब भी ये डिजीज़ हो सकती है सेरेब्रल पाल्सी। और मेन सबसे मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो होता है इसका प्री नेटल ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि इंट्रा यूटेराइन ब्रेन मालफॉर्मेशन एंड इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। तो यूटेरस के अंदर इन्फेक्शन हो जाना जो बेबी को या फिटस को हार्म कर सकता है, वो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री नेटल ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़। तो ये कुछ कोजेज है। आगे अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन को हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टॉर्च टेस्ट जो है किया जाता है कि इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन है या नहीं है। मेनली जो होते हैं ये टॉर्च की फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही इन वायरसेज के नाम होते हैं। तो कौन कौन से वायरस जो होते हैं जो कि इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, जो कि सेरेब्रल पाल्सी या फिर अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह होते हैं, स्पाइना बाइफिडा होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जैसे टॉर्च की फुल फॉर्म से देखते हैं, T4 होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O4 होता अदर जैसे कि सिफिलिस, वेरिसेला जोस्टर एंड परवो B19। ये कुछ वायरसेज होते हैं, सिफिलिस डिजीज़ होती है। देन यहाँ पर R का मतलब होता है रूबेला, C का मतलब होता है CMV यानी साइटोमेगेलो वायरस, और H का मतलब होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये सारे वायरसेज हैं जो कि इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं कंपटीशन एग्जाम्स से रिलेटेड, इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, पूरा फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए। और इस टेस्ट में जो करते हैं क्या है, हम लोग एंटीबॉडी IgM और IgG को टेस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इन जितनी भी एंटीबॉडी जो उनको हमने लेक्चर 3 जो मेरा था उसके अंदर पढ़ा था, तो उसको वहाँ पर जाकर के आप लोग डिटेल से इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो IgM अगर प्रेजेंट होती है किसी भी वायरस के लिए, तो वो उसके करंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। सच फॉर एग्जांपल जैसे रूबेला की अगर IgM एंटीबॉडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स उस मदर को अभी करंट में क्या है, रूबेला का इन्फेक्शन है। और अगर IgG है तो वो ओल्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, यानी IgG अगर प्रेजेंट है इट मीन्स प्रीवियस में उसको रूबेला का या फिर किसी भी इनमें से किसी का भी इन्फेक्शन वहाँ पर हुआ है। तो हर एक वायरस के लिए दोनों एंटीबॉडीज़ को डायग्नोस किया जाता है इस टेस्ट के अंदर।
अब हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये मेनली दो टाइप की होती है सेरेब्रल पाल्सी, पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी और एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी। पिरामिड का मतलब होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक्स्ट्रा पिरामिड का मतलब होता है अदर देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है वो भी फर्दर दो टाइप की होती है। तो इस तरीके से तीन टाइप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक जो टाइप होता है वो पिरामिडल का एग्जाम्पल हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। देन एक्स्ट्रा पिरामिडल में दो आते हैं, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी और एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। तो क्या होते हैं स्पास्टिक, इस मतलब होता है स्पाज्म हो जाना, पूरी मसल्स के अंदर स्पाज्म, क्योंकि मोटर फंक्शन इसमें डिसऑर्डर होते हैं इस डिजीज के अंदर, तो यहाँ पर स्पाज्म हो जाता है पूरी मसल्स का। डिस्काइनेटिक का मतलब होता है, काइनेटिक मतलब मूवमेंट और डिस मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मूवमेंट जो होते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ के वो देखने को मिलते हैं। और एटेक्सिक का मतलब होता है, एटेक्सिया का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यहाँ पर पर्सन परफॉर्म नहीं कर पा जाता है, यानी एबनॉर्मल मूवमेंट्स यहाँ पर जो हो जाते हैं। देन यहाँ पर हम लोग तीनों को वन बाय वन देखते हैं। तो स्पास्टिक या पिरामिडल में क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, इसीलिए इसको हम लोग पिरामिडल भी बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, तो वो होता है स्पास्टिक या पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है डैमेज होता है। तो ये मैंने न्यूरोलॉजी के सेकेंड लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर ये पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन के पार्ट्स वगैरह के बारे में। देन यहाँ पर सेकंड जो टाइप होता है डिस्काइनेटिक, इसमें क्या होता है सेरेब्रल मेडुला वाला पार्ट जो है डैमेज होता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है। देन थर्ड जो होता है एटेक्सिक, उसमें मैंने बताया जैसे कि कोऑर्डिनेटेड या बैलेंस वाले मूवमेंट जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं। और बैलेंस का काम कौन करता है, सेरेबेलम करता है। तो अगर सेरेबेलम डैमेज होता है देन यहाँ पर जो सेरेब्रल पाल्सी होगी वो कैसी होगी, एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होगी। तो दोबारा से ब्रीफ आउट करते हैं, तीन टाइप होते हैं स्पास्टिक। स्पास्टिक में क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है। दूसरा डिस्काइनेटिक, इसमें सेरेब्रल मेडुला डैमेज होता है। और एटेक्सिक, इसके अंदर सेरेब्रम डैमेज होता है। और मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, स्पास्टिक या पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी, जो कि 65% होते हैं टोटल केसेस के। देन फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रल पाल्सी का, वो है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी या पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी। और इसमें जो डैमेज होने वाला पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी ये होता है। देन इंपॉर्टेंट है इसके साइन एंड सिम्टम, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे अर्लीस्ट साइन देखने को मिलता है कि जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। यानी एक्चुअली क्या होता है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं एक पर्टिकुलर बर्थ के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बने रहते हैं इसका मतलब ब्रेन टिश्यू वहाँ पर डैमेज है। तो यहाँ पर दो रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, एक होता है मोरो रिफ्लेक्स और दूसरा होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स जो होता है जनरली 3 से 4 मंथ के अंदर, मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है। ऐसे ही बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है वो 12 मंथ के अंदर जो है डिसअपियर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ईयर के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स के बारे में मैं लेक्चर 31 के अंदर डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी इसको ब्रीफ आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मोरो रिफ्लेक्स को भी अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो है प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, इस समय के बाद भी ये डिसअपियर नहीं होते हैं। तो ये इसका साइन होता है। देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं, चूँकि इसका नाम स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है क्योंकि मोटर फंक्शन डैमेज हो रहे हैं, इसलिए मसल टोन क्या हो जाएगी इसके अंदर, इंक्रीज हो जाती है और स्पाज्म हो जाता है, स्टिफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो टेंडन जो होंगे वो बोन को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जिसकी वजह से अचानक से कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी हो सकती है, सडन कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलता है, जो बोन्स जो होती है मिस अलाइन यहाँ पर हो सकती है। देन यहाँ पर एक पोजीशन देखने को मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस लेग पोजीशन या सीजरिंग साइन बोलते हैं। तो ये क्या होता है अगली स्लाइड में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का। ऐसे ही हेमीप्लेजिया यानी हाफ बॉडी पैरालिसिस या फिर पेरेप्लेजिया यानी लोअर बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, या फिर मोनोप्लेजिया होता है यानी किसी एक एक्सट्रीमिटी का जो एबनॉर्मल पैरालिसिस यहाँ पर हो सकता है। तो ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। ऐसे फुट ड्रॉप की कंडीशन भी देखने को मिलती है जिसमें क्या होता है, फुट की कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी होती है जिसमें पेरोनियल नर्व डैमेज हो सकती है यहाँ पर। तो ये भी हो सकता है। जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था जिसमें मैंने डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ाया था, उसी में मैंने फुट ड्रॉप के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया, तो वो लेक्चर भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही शोल्डर ड्रूप देखने को मिलता है, फॉरवर्ड
लीनिंग पोस्चर जो है, आगे की तरफ पर्सन जो होता है शोल्डर झुके हुए देखने को मिलते हैं। तो इस डिजीज़ के अंदर ये कुछ करेक्टरिस्टिक साइन जो होते हैं देखे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोलॉन्ग मोरो साइन देखने को मिलता है। तो मोरो साइन या मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? तो मोरो रिफ्लेक्स को हम लोग फर्स्ट अनलर्न बिहेवियर फियर यहाँ पर बोलते हैं, यानी बिना सीखा हुआ डर, ऐसा डर जो कि सीखा नहीं जाता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है बेबी के अंदर। जनरली ये जो होता है मोरो रिफ्लेक्स जो है नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी में 3 से 4 मंथ के बाद जो होता है डिसअपियर हो जाता है। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इसको डिसअपियर हो जाता है। अगर ये 6 महीने के बाद भी डिसअपियर नहीं होता है, इसका मतलब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स वहाँ पर प्रेजेंट है और वो ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, बेबी को जो होते हैं हेड को, बैक को, जो हिप्स को जो होता है, तीनों जगह से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, अचानक से हेड को छोड़ते हैं। तो जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो 3 कंडीशन करता है, स्प्रेडिंग आर्म्स, अनस्प्रेडिंग आर्म्स एंड क्राइंग। अगर ये तीनों एक्टिविटी कर रहा है तो वो मोरो रिफ्लेक्स को बताता है। इसके बहुत सारे वीडियोस भी है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जा कर के मोरो रिफ्लेक्स की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए। तो ये मोरो रिफ्लेक्स होता है और ये प्रेजेंट होता है आफ्टर 6 मंथ। इट मीन्स बेबी के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी ब्रेन एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उसके अंदर से सेरेब्रल पाल्सी भी उसको हो सकती है। देन बेबिन्स्की रिफ्लेक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो बेबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है वो 12 मंथ में डिसअपियर हो जाता है और मैक्सिमम ये 2 साल के अंदर जो है मैक्सिमम ये डिसअपियर हो जाता है। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर ये प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब कोई भी सीएनएस डिसऑर्डर हो सकता है और सेरेब्रल पाल्सी भी वहाँ पर हो सकता है। तो इसको मैंने डिटेल से आपको बेबिन्स्की रिफ्लेक्स को पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाकर के वो लेक्चर ज़रूर देखें। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन सोल को अगर नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेंगे तो बिग टोज का क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है। तो ये होता है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। अगर ये 12 मंथ या 2 साल तक वहाँ पर प्रेजेंट है, इट मीन्स उसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर ये प्रेजेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पर्सन का सीएनएस डैमेज हो सकता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये क्यों होता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल न्यूरॉन या फिर अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन, उनके डैमेज होने की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, यानी ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो सकता है। हमने जो फर्स्ट टाइप था इसका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, उसमें एक पढ़ा था सीजरिंग गेट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सीजरिंग गेट क्या होती है, इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं बेबी के जो लेग्स होते हैं वो इस तरीके से टकरा रहे हैं। तो एक सीजर जैसा शेप बन रहा है, कैंची जैसा शेप बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग सीजरिंग गेट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, जनरली हमें पता है कि इस डिजीज़ का करेक्टरिस्टिक साइन है स्पाज्म, और स्पाज्म होने से क्या होगा, मसल टोन बढ़ जाती है और टाइट और स्टिफ मसल यहाँ पर हो जाती है। तो इस डायग्राम में जो ये वाला जो डायग्राम, इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि पीछे की तरफ जो ये मसल, अपनी काफ मसल जो होती है, इससे एक टेंडन जुड़ा रहता है, एक्लिस टेंडन। तो जब काफ मसल स्ट्रेच होगी तो टेंडन क्या होगा, हील को ऊपर की तरफ खींचेगा, और हील ऊपर खींचेगा तो इस तरीके से टो जो ज़मीन से टिका रहेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टो वॉकिंग। और टो वॉकिंग, लगातार टो वॉकिंग करने की वजह से क्या होगा, लगातार टोज़ के ऊपर चलने से क्या होगा, ऐसी गेट देखने को मिलती है। तो ये होती है सीजरिंग। देन दूसरा टाइप होता है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी। इसके अंदर क्या होता है, डिस्काइनेटिक, यानी डिस्काइनेटिक का मतलब होता है, डिस मतलब एबनॉर्मल, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। तो मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो इस सेरेब्रल मेडुला के डैमेज होने से ये जनरली होता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ये हो सकता है। इसके अंदर जो साइन होते हैं वो स्पास्टिक से जनरली अपोजिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ब्रेडिकाइनेसिया यानी स्लो मूवमेंट्स हो जाते हैं और मसल टोन जो होती है डिक्रीज हो जाती है। और एक ये एस्थेटोइड कोरिया मूवमेंट देखने को मिलती है, एस्थेटोइड कोरिया मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसके अंदर फिंगर्स के अंदर इस तरीके के मूवमेंट्स जो होते हैं, ये जो इस डिजीज़ वाला जब बच्चा होता है वो इस तरीके के मूवमेंट्स वहाँ पर परफॉर्म करता है। इन्हें हम लोग एस्थेटोइड कोरिया मूवमेंट यहाँ पर बोलते हैं। देन डिस्टोनिया यानी एबनॉर्मल टोन हो जाती है, स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं, ड्रूलिंग होती है, माउथ से लगातार जो होती है लार गिरना ये देखने को पड़ता है, डिसआर्थरिया यहाँ पर हो जाता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डिस्काइनेटिक या एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी के।
देन तीसरा और लास्ट टाइप होता है एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। ये भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी का टाइप है और सबसे कम ये देखा जाता है। इसमें मेनली क्या होता है, सेरेबेलम डैमेज होने की वजह से ये हो जाता है। और सेरेबेलम का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट या बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। तो यहाँ पर क्या साइन देखने को मिलेगा, पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, अनेबल टू परफॉर्म रिपीटेटिव स्किलफुल मूवमेंट पर्सन नहीं कर पाता है, पुअर हेड कंट्रोल रहता है और कांट सिट विदाउट सपोर्ट इवन आफ्टर 8 मंथ। 8 मंथ के बाद भी जो बेबी होता है सपोर्ट के बिना नहीं बैठ पाता। नॉर्मल जो बेबी होता है आफ्टर 8 मंथ क्या होता है, सपोर्ट के बिना सपोर्ट के सिट कर पाता है, बैठ पाता है। लेकिन यहाँ पर एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होने वाला जो बेबी होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है। और इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, अगर जब बेबी वॉकिंग करने की एज हो जाती है उसके बाद में क्या करते हैं, इसको बेबी को ऐसे स्टेप बाय स्टेप वॉक करने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर वो परफॉर्म कर पा रहा है स्टेप बाय स्टेप तो इसका मतलब उसमें एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी नहीं है। बट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे या फिर कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो अपने पैर नहीं रख पा रहा है, इसका मतलब बैलेंस उसका कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी को। देन बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी क्या कैसी डिजीज़ है, इरिवर्सिबल है और नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है, यानी इसको क्योर नहीं कर पाते हैं और ब्रेन का डैमेज जो है इरिवर्सिबल यहाँ पर होता है। तो अपना प्राइमरी गोल क्या होता है इस डिजीज़ को मैनेज करने का, वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज द डिसऑर्डर अर्लीएस्ट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसके अंदर इस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना और जो होते हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसको ऑप्टिमम लेवल पे प्रमोट करना। ये दो अपने मेन गोल होते हैं इस डिजीज़ को क्योर करने के। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है, ओनली सिम्टोमेटिक यहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है क्योंकि क्योरेबल ये डिजीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट अगर स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी जो होती है मोस्ट कॉमनली होती है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है मसल रिलैक्सेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन, बैक्लोफेन वगैरह है। ये ड्रग्स क्या करेगी, मसल स्पाज्म को कंट्रोल करेगी, रिलैक्स करने का काम करेगी। देन यहाँ पर एक होता है बोtulinum टॉक्सिन टाइप ए, जो कि मसल स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस के कारण जो डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो रही है वो आगे फर्दर क्रिएट ना हो। इसलिए मैंने बताया कि मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी हम डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे उतना ही जल्दी इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो है बोन्स की या मसल्स की डिफॉर्मिटी को रोका जा सकता है। देन यहाँ पर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करके गेट ट्रेनिंग दी जा सकती है, सीजरिंग पोस्चर को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑर्थोटिक डिवाइस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फुट ड्रॉप हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं, ब्रेसेस, कास्टिंग या स्प्लिंट्स के थ्रू, या फिर सीजरिंग गेट जो हो रही है उसको भी यहाँ पर हम लोग रोक पाते हैं। और जो पोजीशन होती है अपराइट पोजीशन देते हैं इसमें आफ्टर मील। तो स्टूडेंट्स ये थी डिजीज सेरेब्रल पाल्सी। होप सो आप लोगों को ये समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहा हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो अब आप लोगों का टर्न है कि आगे मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज। सेरेब्रल पाल्सी का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास एस्फाइक्सिया, लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी या प्री नेटल ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ या सेरेब्रल ट्रोमा। तो क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ द थेरेपी फॉर सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन। सेरेब्रल पाल्सी के चिल्ड्रन की थेरेपी का मेन गोल क्या होता है, मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है रिवर्सिंग द डैमेज ऑफ ब्रेन, कैसा हो सकता है, क्योरिंग द डिफेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, क्योरिंग द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी, रिकॉग्नाइज द डिसऑर्डर अर्ली एंड प्रमोट ऑप्टिमम डेवलपमेंट। तो क्या आंसर इसका हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन होता है, टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टॉर्च इन्फेक्शन में सभी आते हैं एक को छोड़ करके। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, तो एक को छोड़ करके सभी टॉर्च में आते हैं, तो वो कौन सा आंसर इसका हो सकता है। क्या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, रेबीज, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इनमें से कौन सा टॉर्च में नहीं आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रेडिकाइनेसिया यानी स्लो मूवमेंट, डिक्रीज मसल टोन, एथेटोइड कोरिया मूवमेंट, ड्रूलिंग आर कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। ये सभी कौन सी डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक साइन है, स्पाइना बाइफिडा, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी या फिर डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी।
फिफ्थ क्वेश्चन है स्टिफ मसल, सडन कॉन्ट्रेक्चर, क्रॉस लेग पोस्चर, शोल्डर ड्रूप, प्रोलॉन्ग्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक साइन कौन सी डिजीज़ के हैं, वही चारों ऑप्शन है। तो इनमें से क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।